अच्छा जी। लेबर कॉस्टिंग का जो चैप्टर है ना, इसमें आपको लेबर के बारे में बहुत सारी वर्किंग्स बताई जाती हैं। हमने अपने बेसिक चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि तीन तरह की कॉस्ट होती हैं अमूमन आमतौर पर। एक मटेरियल की कॉस्ट होती है, जिसका एक अलहदा चैप्टर है। एक लेबर की कॉस्ट होती है आमतौर पर, जिसकी हम आज बात करने लगे हैं। और एक ओवरहेड्स की कॉस्ट होती है, जिसका एक अलहदा चैप्टर है। इन सबको ऐड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है। और इन तीनों चैप्टर्स को, इन तीनों बातों को, या इन तीनों कॉस्ट को अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस किया जाएगा, डिस्कस किया जाता है। अब हमारा प्राइम फोकस जो है ना, वो लेबर की कॉस्ट है। हमारा प्राइम फोकस जो है वो आज की क्लास का, वो लेबर की कॉस्ट है। हम ये देखेंगे कि लेबर की कॉस्ट की कितनी टाइप्स है, किस तरह लेबर को बोनस दिया जाता है, किस तरह लेबर की कंपनसेशन करी जाती है, और बहुत सारी दूसरी बातें। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो है आपके पास टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है जी। अमूमन किसी भी बिजनेस में दो तरह के लेबर पाए जाते हैं। दो तरह का लेबर अवेलेबल होता है। एक कहलाता है डायरेक्ट लेबर, ठीक है, या डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट क्या चीज़ है भाई, ये भी देखते हैं। और दूसरा है आपके पास इन डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। देखो, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक इदारा इनकर करता है डायरेक्ट लेबर के लिए। और डायरेक्ट लेबर वो होता है जो प्रोडक्शन में या कंपनी के मेन काम में, आसान सवालों में, प्रोडक्शन में या कंपनी के मेन काम में शामिल होता है। अ, इस डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनाया जाता है। प्राइम कॉस्ट भी हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइम कॉस्ट क्या है। और जितनी भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है ना, इसको हम ओवर हेड्स में शामिल करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट लेबर में कौन कौन आ जाता है भाई। लेट से मैं एक फैक्ट्री की एग्जांपल लेता हूँ। एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में दो तरह के वर्कर्स हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री है और उसमें दो तरह के वर्कर्स हैं। बिल्कुल ये बेसिक रखूंगा अपनी एग्जांपल, ताकि जल्दी चीज़ें समझ में आ जाए। फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं, और कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो इन मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, मशीन के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। कंपनी जो भी काम करती है कंपनी जो भी काम करती है कंपनी जो भी चीज़ें बनाती है, जो भी यूनिट बनाती है, जो भी काम करती है, जो भी उसका बिजनेस है, मशीन्स चलाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये जो मशीन ऑपरेटर्स हैं, जो मशीन्स चलाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ये डायरेक्ट लेबर है। लेकिन अगर लेट से कंपनी का जो गेट है, उस गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। अब ये सिक्योरिटी गार्ड जो है, ये भी कंपनी का लेबर तो है, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। तो दो तरह के लेबर होते हैं। डायरेक्ट लेबर वो होता है जो मेन प्रोडक्शन के काम में एक्टिवली इन्वॉल्व हो, और इनडायरेक्ट लेबर वो होता है जिसको हम सपोर्ट स्टाफ भी कह सकते हैं, जो मेन एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। इसी तरह से किसी अगर रेस्टोरेंट की बात करेंगे, तो रेस्टोरेंट में जो शेफ है, वो खाना पकाने में, यानी कि कंपनी के मेन काम में इन्वॉल्व है, तो वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। लेकिन अगर उस रेस्टोरेंट में कोई सिक्योरिटी गार्ड है, या कोई जेनेटर है जो सफाई वगैरह करता है चीज़ों की, तो वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। तो हर जगह पर आपके पास डायरेक्ट लेबर भी पाया जाता है और इनडायरेक्ट लेबर भी पाया जाता है। हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग वो होंगे जो मेन कंपनी के कोर काम में इन्वॉल्व होंगे, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। और कुछ वो लोग होंगे जो सपोर्ट दे रहे होंगे, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन वो भी अलबत्ता कंपनी में काम करते होंगे और कंपनी को उनकी ज़रूरत होगी। और कंपनी में वो जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन शो कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ
मे बी के कोई किसी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, इन टर्म्स ऑफ मे बी के कंपनी का कोई जेनेटर है, सफाई वाला है, या कोई भी दूसरा स्टाफ। अच्छा, अब जो हमारी लेबर होती है उसको हम मुख्तलिफ तरह से पेमेंट करते हैं। जब हम लेबर को पेमेंट करते हैं तो लेबर को पेमेंट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो ये लेबर के पेमेंट के मेथड्स जो कॉमनली हैं, वो कॉमन मेथड्स वो क्या है? देखिए, एक तरीका तो बड़ा सिंपल होता है, एक तरीका तो बड़ा सिंपल होता है और वो होता है सैलरी। एक तरीका तो बड़ा सिंपल होता है और वो होता है सैलरी। सैलरी का मतलब तनख्वाह। यानी कि आपने एक लेबर की तनख्वाह फिक्स कर दी 25,000 रुपये। अब उसको महीने के ख़त्म में महीने के एंड में 25,000 मिल जाएंगे। किसी की तनख्वाह सेट कर दी 30,000 रुपये, महीना ख़त्म होगा उसको 30,000 रुपये मिल जाएंगे। एक ये तरीका कि भाई तुम जो है वो 9 to 5 काम करोगे, मंडे टू फ्राइडे काम करोगे, हर महीने के आखिर में मैं तुम्हें एक सैलरी की अमाउंट दे दूंगा। ये मेथड आपने सुना होगा कि भाई ये सैलरी वाला मेथड कहलाता है। ठीक है। अच्छा, एक और जो कॉमन मेथड होता है वो होता है टाइम बेस्ड। यानी कि जितना आप टाइम काम करोगे, जितना आप वक्त काम करोगे, उतने आपको पैसे मिलेंगे। इस केस में अमूमन एक आर्ली रेट डिसाइड कर लिया जाता है। यानी कि आपको ये बोल दिया जाता है कि भाई 1 घंटे काम करने के हम इतने पैसे आपको देंगे। सही है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई लेबर हायर किया और उसको मैंने बोला भाई तुम्हारी जो तनख्वाह होगी ना वो होगी ₹300 पर आवर। ये कहलाएगा, या मैंने कहा उसको कि ये तुम्हारा नॉर्मल रेट होगा। नॉर्मल रेट का क्या मतलब सर? नॉर्मल रेट का मतलब ये कि आम हालात में मैं तुम्हें, अगर तुम 1 घंटा काम करते हो तो 300 रुपये दूंगा। उसने बोला ठीक है। साथ में मैंने उसको ये बोला कि हाँ देखो, किसी दिन अगर ऐसा हुआ कि मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत हुई और मैं तुम्हें नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अलावा एक्स्ट्रा बिठाऊंगा, तो तब मैं तुम्हें जो है ना वो 450 रुपये पर आवर दे दूंगा। तो ये कहलाएगा आपका ओवर टाइम रेट। ये कहलाएगा आपका ओवर टाइम रेट। ठीक है। यानी कि लेट से उससे यूं बात हुई भी है कि तुम सुबह 9 बजे आओगे और शाम को 5 बजे तक काम करोगे, मैं तुम्हें जो है वो 300 रुपये 1 घंटे के दूंगा। लेकिन अगर किसी तरह से मैं किसी दिन मैंने तुमसे आफ्टर 5 बजे के बाद काम करवाया, तो मैं तुम्हें 1 घंटे के 450 दूंगा, ज्यादा दूंगा, 150 रुपये ज्यादा दूंगा। यानी कि जितने मिलते थे उससे 150 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इस ओवर टाइम रेट के दो हिस्से हैं। एक है नॉर्मल रेट जो मिल रहा था इसको। देखो, ओवर टाइम रेट के दो हिस्से होते हैं। एक तो बेसिक रेट होता है, बेसिक रेट, BR, बेसिक रेट। यानी कि जो इसको वैसे भी मिलता था। ये बंदा ओवर टाइम क्यों करे, 5 बजे के बाद काम क्यों करे? भाई 5 बजे के बाद काम इसलिए करे क्योंकि इसको उन घंटों में 150 रुपये पर आवर, 150 रुपये पर आवर क्या मिल रहा है? 150 रुपये पर आवर एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये जितना अमाउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये कहलाता है ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा, यहाँ पर देखो बच्चे कुछ कंफ्यूजन कर देते हैं। वो 450 को ओवर टाइम प्रीमियम मान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवर टाइम रेट में और ओवर टाइम प्रीमियम में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? भाई ओवर टाइम रेट में और ओवर टाइम प्रीमियम में क्या फर्क है? ओवर टाइम रेट कौन सा रेट होता है? सर, ओवर टाइम रेट वो रेट होता है कि जब कोई बंदा नॉर्मल से ज्यादा टाइम काम करता है तो मुझे उसको जितने पैसे देने होते हैं, विच इज 450 पर आवर। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है? सर, ओवर टाइम प्रीमियम बेसिक, बिल्कुल दानिश ने सीखा, बेसिक और ओवर टाइम रेट का डिफरेंस होता है। प्रीमियम जो होता है वो एक्स्ट्रा वाली अमाउंट होती है बस।
यानी कि मेरा जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो 450 नहीं है, वो 150 पर आवर है बस, ये याद रखना। अब एक बंदा मंडे वाले दिन 9 to 5 काम करता है, तो उसको कितनी तनख्वाह मिलेगी? ऊपर वाले सिनेरियो के हिसाब से उसने 8 घंटे काम किए, 8 घंटे काम करने के 300 रुपए के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। और 8 into 300 अगर आप कैलकुलेट करते हो कितना बनता है? थोड़ी सी पार्टिसिपेशन शो करें चैट बॉक्स में। 2400। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा लेट से ट्यूसडे वाले दिन काम करता है 9 to 7, तो अब इसको कितने पैसे मिलेंगे? सर, जो पहले 8 घंटे हैं उसके इसको 300 रुपए के हिसाब से 2400, और जो मजीद एक्स्ट्रा 2 घंटे हैं उसके 450 रुपए के हिसाब से 900। यानी कि सर इस केस में इसको जो टोटल पैसे मिलेंगे ना, इस केस में इसको टोटल पैसे 2400 + 900, 3300 रुपये मिलेंगे, 3300 रुपीज मिलेंगे। सही है। और कोई अगर पूछे कि इस 3300 में ओवर टाइम प्रीमियम कितना है, तो देखिए ये जो 900 रुपये थे, इसमें 2 घंटे के 300 रुपये के हिसाब से 600 रुपये बेसिक शामिल थे, और 2 घंटे के 150 रुपये के हिसाब से 300 का ओवर टाइम ओवर टाइम प्रीमियम शामिल था। तो अगर सिर्फ कोई ओवर टाइम प्रीमियम की बात करता तो मेरा जवाब होता कि इसमें ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो 300 का शामिल है। बहरहाल ये वो तरीका है पेमेंट करने का कि जिसमें मैं एक आली रेट, यानी कि हर घंटे का एक रेट जो है ना वो तय कर लेता हूँ। अच्छा, कभी कभार आपके सवाल में यही वाला आली रेट जो है ना, ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा, टाइम टाइम एंड अ हाफ। इसका क्या मतलब है? देखो, कभी अगर कोई सवाल यूं बोल दे कि भाई नॉर्मल रेट जो है ना वो 300 पर आ रहा है, कोई सवाल यूं बोल दे नॉर्मल रेट जो है ना वो 300 पर आ रहा है, कोई सवाल यूं बोल दे कि भाई जो नॉर्मल रेट है ना वो 300 पर आ रहा है, और अगर कोई ओवर टाइम करता है तो उसको टाइम एंड अ हाफ मिलेगा। तो टाइम एंड अ हाफ का मतलब होगा टाइम यानी कि जितना मिलता था, एंड अ हाफ यानी कि उसका आधा, विच मीन्स कि उसको 450 मिलेगा। तो ये 450 को किसी सवाल में ऐसे भी लिखा हुआ दिया जा सकता है, टाइम एंड अ हाफ। टाइम एंड अ हाफ का मतलब जितना मिलता था वो जमा जमा उसका आधा। टाइम एंड हाफ का ये मतलब है। फिर एक और तरीका होता है पैसे देने का, कंपनसेशन देने का। वो कहलाता है, तीसरा जो तरीका होता है वो कहलाता है पीस पीस रेट पीस रेट सिस्टम पीस रेट सिस्टम। अच्छा सर, पीस रेट सिस्टम में क्या होता है? पीस रेट सिस्टम में ऐसा होता है कि लेबर जितनी चीजें बनाता है, लेबर जितने यूनिट्स बनाता है, उतनी उसको तनख्वाह दी जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने लेबर को बोल दिया कि मैं तुम्हें दूंगा ₹200 पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, ₹200 पर यूनिट। ठीक है। अब लेट से एक लेबर ने मंडे वाले दिन मंडे वाले दिन 12 चीजें बनाई, तो अगर उसने 12 यूनिट्स बनाए तो उसको कितने पैसे दूंगा? 12 into 200, यानी कि मैं उसको पैसे कितने दूंगा? 2400। ये बात समझ में आई? मैंने उसको ये बोला हुआ है कि भाई एक यूनिट तुम बनाओगे तो मैं उसके तुम्हें 200 रुपये दूंगा, तो अगर वो 12 यूनिट्स बना रहा है तो 12 into 200 यानी कि मैं उसको 2400 रुपये दे दूंगा। ये उसकी तनख्वाह होगी। अब इसमें एक और बात आती है, वो ये आती है कि जब लेबर पीस रेट सिस्टम पर होता है ना,
लेबर पीस रेट सिस्टम पर होता है, तो लेबर को एक डर लगा रहता है कि मैं जहां पर जिसके लिए काम कर रहा हूँ उसके पास अगर काम नहीं आया, मिसाल के तौर पर ऑर्डर नहीं आए, तो मैं तो फारिग बैठा रहूंगा। और मैं तो जब यूनिट बनाता हूँ तब मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगा। ये एक दिमाग में बात आती है। तो कभी कभार एक गारंटेड मिनिमम वेज भी डिसाइड कर ली जाती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई सवाल बोले कि एक पीस रेट सिस्टम है, पीस रेट सिस्टम है विद गारंटीड मिनिमम वेज, विद गारंटीड विद गारंटीड मिनिमम विद गारंटीड मिनिमम वेज। ठीक है, पीस रेट सिस्टम विद गारंटीड मिनिमम वेज। सर इसका क्या मतलब है? लेट से जहां पर वर्कर काम कर रहा था उसको ये कहा गया कि हम आपको ₹200 देंगे पर यूनिट। ठीक है, और एटलीस्ट, ये एंड एटलीस्ट ₹1000 पर डे। हम आपको ₹200 एक यूनिट बनाने के देंगे, और साथ में किसी भी दिन कम से कम ₹1000 तो देंगे ही देंगे। अब मिसाल के तौर पे लेट से मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, सही है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे। मंडे को 12 चीज़ों का ऑर्डर आया, तो इसको 12 × 200 यानी कि ₹2400 मिल जाएंगे। ट्यूसडे वाले दिन हालात बहुत बुरे थे, दुकानें बंद थी, कोई स्ट्राइक थी, कोई भी वजह थी, सिर्फ 3 चीज़ों का ऑर्डर आया। अब अगर मैं 3 को 200 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पैसे बनते हैं 600। क्या इस बंदे को ₹600 मिलेंगे? क्या इस बंदे को ₹600 मिलेंगे? नहीं। इस बंदे को कहा यह जाएगा कि आपको 600 नहीं, बल्कि हम ₹1000 दे रहे हैं। हम ₹1000 दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपसे बात हुई थी कि किसी भी दिन का अगर आपका हिसाब ₹1000 से कम बना तो उस दिन आपको ₹1000 तो हम दे ही देंगे। इसी तरह से किसी और दिन 4 यूनिट्स का ऑर्डर आया, ₹200 के हिसाब से बनते तो 800। लेकिन क्योंकि इसको ये कहा गया है कि अगर 800 बने तो हम आपको कम से कम ₹1000 तो देंगे ही देंगे, और अगर हम ₹1000 देंगे ही देंगे तो वापस से 800 को काट कर हम उसको ₹1000 दे रहे होंगे। इससे सामने वाली पार्टी को जो है ना वो एक सिक्योरिटी हो जाती है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास पीस रेट सिस्टम हो, लेकिन उस पीस रेट सिस्टम में जो है ना एक डिफरेंशियल पेमेंट स्कीम हो, डिफरेंशियल प्लान हो। मिसाल के तौर पर कंपनी ने ये कह दिया कि हम आपको ₹200 पर यूनिट देंगे अगर आप लेस देन 10 यूनिट्स बनाते हो। और फिर सवाल में ये लिख दिया कि हम आपको ₹250 पर यूनिट देंगे फॉर ऑल यूनिट्स अबव 10 यूनिट्स। इसको ये कह दिया गया कि भाई हर दिन आप काम करने के लिए आओगे, एक यूनिट बनाने के हम आपको ₹200 देंगे। लेकिन अगर 10 से ज्यादा यूनिट्स बना लोगे तो हर एक यूनिट बनाने के हम आपको ₹250 देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मंडे वाले दिन इसने 8 यूनिट्स बनाए, तो इसकी तनख्वाह हो जाएगी मंडे की 8 × 200 यानी कि 1600। लेकिन अगर लेट से ट्यूसडे वाले दिन इसने 15 यूनिट्स बनाए, अगर लेट से ट्यूसडे वाले दिन ये 15 यूनिट्स बनाता है, तो ट्यूसडे वाले दिन इसकी तनख्वाह होगी 10 × 200 प्लस 5 × 250। क्योंकि अगर ये 15 यूनिट्स बनाता है तो उन 15 यूनिट्स में से पहले 10 यूनिट्स के ₹200 के हिसाब से और अगले 5 यूनिट्स के ₹250 के हिसाब से, यानी कि 3250 हो जाएंगे। ठीक है, 3250 रुपये हो जाएंगे।
तो इस तरह से हो सकता है कि किसी कंपनी ने जो है वो इस तरह से एक मैकेनिज्म डिज़ाइन किया हुआ हो जिसमें लेबर को ये कहा गया हो कि भाई आप इतने यूनिट्स बना लोगे तो उसके बाद हम इस हिसाब से पैसे देंगे, इतने यूनिट्स बनाओगे तो हम इतने पैसे देंगे। काइंडली इसको आप लिख लें और फिर मुझे जल्दी से कंफर्म करें, जल्दी से मुझे बताएं भाई, जल्दी से लिखें, कॉपी करें सारी चीज़ें। इनफैक्ट पिक्चर ले लें, सॉरी, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पर भेज दें और फिर मुझे कंफर्म करें तो मैं आगे बढ़ूँ। इसकी पिक्चर लें, मुझे कंफर्म करें ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ जल्दी से। ठीक है, कर लिया कॉपी? नहीं, इसमें नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि उसको यूनिट्स के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं, टाइम के हिसाब से तो नहीं दिए जा रहे। अच्छा, चलो जी, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अच्छा जी, अब लेबर से रेलेवेंट कुछ रेशोज हैं वो देखते हैं। लेबर से रेलेवेंट कुछ रेशोज हैं वो देखते हैं। ठीक है, और लेबर से रेलेवेंट जो रेशोज हैं उसमें आपका एक जो मशहूर बहुत ही यूजफुल रेशो है वो कहलाता है एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो। अच्छा, एफिशिएंसी रेशो का पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं। तो एफिशिएंसी रेशो कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। फिर एक और फॉर्मूला है, मैं पहले फॉर्मूले मेंशन कर रहा हूँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो होता है एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। और एक और रेशो कहलाता है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो जो होता है वो एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो, ऐसे कैलकुलेट होता है। या आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एफिशिएंसी रेशो जो है वो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स है डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो जो है वो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है। अब जरा इसको देखते हैं कि ये रेशोज हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिखता हूँ। एक चीज लिख लेता हूँ, स्टैंडर्ड आवर्स, और वो लिख देता हूँ 5 पर यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स लिखा और मैंने साथ में लिख दिया 5 पर यूनिट। अच्छा सर, इस 5 पर यूनिट का क्या मतलब है? इस 5 पर यूनिट का मतलब ये है कि एज पर कंपनी एक यूनिट 5 घंटे में बन जाना चाहिए। कंपनी के हिसाब से, कंपनी की कैलकुलेशंस के हिसाब से, कंपनी के पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी ये कह रही है कि भाई एक चीज 5 घंटे में तैयार हो जानी चाहिए। फिर हम लिख देते बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स हैं 15।
ठीक है, देखिए अब जरा गौर से सुनिएगा। कंपनी के हिसाब से एक चीज 5 घंटे में बन जानी चाहिए, ये कंपनी का अंदाजा है। और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है, या कंपनी ने लेबर को ये बोला हुआ है कि भाई अंदाजन आप 15 घंटे काम करना। समझ आ रही है बात? बजटेड आवर्स यानी कि पहले दिन जो डिसाइड हुए, और कंपनी ने ये कहा हुआ है कि भाई आप जो है ना वो 15 घंटे काम करना, पहली चीज। और दूसरी चीज, कंपनी के हिसाब से एक यूनिट 5 घंटे में तैयार हो जाना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर कुछ एक्चुअल चीजें हैं आपके पास जो है ना वो आपके हैं। लेट से एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, और वो हैं हम कह लेते हैं 4 पर यूनिट। और फिर आपके पास एक्चुअल यूनिट्स हैं, फिर आपके पास एक्चुअल यूनिट्स हैं। और जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो लेट से हम कह लेते हैं कि 5 यूनिट्स हैं। एक्चुअल आवर्स का क्या मतलब है 4 पर यूनिट का? यानी कि इन एक्चुअल क्या हुआ, इन एक्चुअल एक यूनिट 4 घंटे में बना। और एक्चुअल यूनिट्स का क्या मतलब है? एक्चुअल यूनिट्स का मतलब है कि कितने यूनिट्स बनाए गए, तो 5 यूनिट्स बनाए गए। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने ये सोचा था, या कंपनी ने लेबर को ये बोला था कि भाई हमारे हिसाब से एक यूनिट 5 घंटे में बनना चाहिए। इस बंदे ने एक यूनिट 4 घंटे में बना दिया, तो ये अच्छा है या बुरा? अगर कंपनी के हिसाब से एक चीज 5 घंटे में बननी चाहिए और इसने एक चीज 4 घंटे में बना दी, तो इसने कम टाइम में बना दी। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि लेबर एफिशिएंट है। ये एक एफिशिएंट लेबर है। ये एक ऐसा लेबर है जो फुर्तीला है, जो जल्दी काम कर लेता है। अच्छा, हम जरा एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब हम एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। अच्छा सर, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कैसे आएगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब ये है कि कंपनी के हिसाब से एक चीज 5 घंटे में बननी चाहिए। कंपनी के हिसाब से एक चीज 5 घंटे में बननी चाहिए। और अगर आपने 5 चीजें बनाई है ना, तो कंपनी के हिसाब से ये कितनी देर का काम था? कंपनी के हिसाब से एक चीज 5 घंटे में बननी चाहिए थी। और अगर आप 5 चीजें बना रहे हो तो कंपनी के हिसाब से 5 चीजें बनाने के लिए टोटल लगने चाहिए थे 25 घंटे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, कंपनी के हिसाब से ये काम 25 घंटे का काम था। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, इस बंदे ने एक यूनिट 4 घंटे में बनाया, और लिहाजा 5 यूनिट्स बनाने के लिए इसने 25 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे लिए। इस बंदे ने 4 यूनिट जो है वो 5 घंटे के हिसाब से, सॉरी, 4 घंटे के हिसाब से 5 यूनिट सिर्फ 20 घंटे में बना दिए। तो जो एफिशिएंसी रेशियो आएगा वो आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स इनटू 100। तो 25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, यानी कि ये बन जाएगा 125%। ये बन जाएगा 125%। ठीक है। एफिशिएंसी रेशियो कैसे आता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब है 5 इंटू 5 यानी कि 25। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब है 4 इंटू 5 यानी कि 20। कंपनी के हिसाब से जो काम 25 घंटे में हो जाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इसने 20 घंटे में कर दिया। इसका मतलब ये लेबर तो एफिशिएंट निकला, ये लेबर तो जल्दी काम कर देता है, ये लेबर तो तेज है, ये लेबर तो एफिशिएंट है। अब आप ये याद रखिएगा कि कभी भी अगर लेबर एफिशिएंट होगा ना, तो आपका एफिशिएंसी रेशियो 100% से ज्यादा आएगा। लेबर अगर इनएफिशिएंट होगा, स्लो कर रहा होगा काम, तो लेस देन 100% आएगा।
और अगर लेबर उसी लेवल पर काम कर रहा होगा जिस लेवल पर इससे एक्सपेक्ट किया गया था या स्टैंडर्ड्स थे, तो 100% आंसर आएगा। यहाँ पर आपका आंसर 125% आ रहा है, यानी कि आपकी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। यानी कि आपका लेबर जो है वो तेजी से काम कर रहा है, यानी कि जो आपने सोचा था उससे जल्दी काम हो रहा है। यानी कि आपने उसको दिए थे 1 घंटे में 1 यूनिट बनाने के 5 घंटे, उसने क्या किया, उसने आपके जो है वो 1 यूनिट बनाने के लिए कम टाइम लिया, और उसने 1 यूनिट जो है वो 5 के बजाय 4 घंटे में बना लिया। आपका टाइम जो है उसने बचाया, आपका टाइम जो है उसने सेव किया। प्यारे बच्चों, क्या ये बात और ये रेशो समझ में आता है? ये नोट कर लीजिएगा। अगर अगर एफिशिएंसी रेशियो 100% से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, अगर लेस देन 100% है तो बुरी बात है, तो माइनस से शो कर रहा हूँ। और अगर जितना मैंने एक्सपेक्ट किया होता उसी हिसाब से वो काम कर रहा होता तो बिल्कुल 100% आता है। ये कह लो कि न्यूट्रल है, ना तेज है ना सुस्त है, जो सोचा था उसी हिसाब से वो काम कर रहा है। जी रोशन, अगर लेबर टाइम बचाता है तो हम उसके लिए बोनस स्कीम्स डिज़ाइन करते हैं, उसकी मैं डिस्कशन करूंगा। ऐसा होता है कि कभी कभी लेबर को हम ये कह देते हैं कि भाई तुम हमारा टाइम बचाओगे तो जितना जल्दी काम करोगे उतना कम कम हमारे ओवरहेड्स लगेंगे, उतना कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा हमारा, उतना कम हमें जो है ना वो खर्चा करना होगा। तो अ, आपसे हम जो है वो कम चार्जेस, आपको हम जो है ना वो कोई बोनस देंगे, ठीक है? सही है। अच्छा जी। अब आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो। अब आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। अब आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। चलिए जी। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो कैसे आएगा, जरा फॉर्मूला अच्छे से दोबारा से देखें। अच्छा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो है एक्चुअल आवर्स। अच्छा, ये जो एक्चुअल आवर्स होते हैं ना, मुकम्मल एक्चुअल आवर्स होते हैं, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट नहीं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो आपका है एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स यानी कि एक्चुअली इस वर्कर ने कितने घंटे काम किया है, 20 आवर्स, है ना? एक्चुअली इस वर्कर ने कितनी जान मारी है, कितने घंटे काम किया है? सर 1 यूनिट के 4 तो 5 यूनिट्स के 20 घंटे, तो इसने 20 घंटे काम किया डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। कंपनी के हिसाब से इसको क्या कहा गया था भाई, कितने देर काम करना, 15 घंटे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, तो मेरा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो आएगा वो आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, यानी कि 133.33%। अच्छा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो आपको ये बताता है कि जो कैपेसिटी थी या जितनी देर काम करने का सोचा था उससे उस बंदे ने ज्यादा काम किया है। मिसाल के तौर पर ऐसा समझ लो, एक बच्चे को मैं बोलूं भाई तुम घर से 8 घंटे पढ़ लेना, और वो घर से जो है वो 12 घंटे पढ़ता है। समझ रहे हो बात को? एक स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ घर से तुम 8 घंटे पढ़ाई करना, वो बंदा जो है वो घर से 12 घंटे पढ़ाई कर लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ज्यादा जान मार रहा है। जितना मेरी तवक्को है कि भाई इतने घंटे तुम पढ़ लो, उससे ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। तो ये अच्छा है ना? तो अगेन अगेन क्या होगा बताओ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो अगर 100% से ज्यादा है तो मेरे लेबर जो है वो ज्यादा जान मार रहा है, भाई जितनी देर काम करने का बोला था उससे ज्यादा काम कर रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो अगर 100% से कम है तो ये नेगेटिव बात है।
और अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो इज इक्वल्स टू 100% है तो कोई ना फायदा ना नुकसान, न्यूट्रल पर खड़ा हुआ हूँ। जितनी देर मैंने बोला, मिसाल के तौर पे एक बंदे को बोला भाई 5 घंटे काम करना, उसने किया भी 5 घंटे काम, ठीक है, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल हो गया। अच्छा मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल, ये जो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स लिए हैं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 20 लिखा है। अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि हमारी इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारी इस एग्जाम्पल में हमारा ये जो लेबर है ना, ये एफिशिएंट भी है ना, यानी कि काम भी तेजी से करता है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो भी पॉजिटिव है, यानी कि जितनी देर कहा गया है उससे ज्यादा काम करता है, मेहनत ज्यादा करता है। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो जो है ना, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो इन दोनों का रिजल्टेंट फिगर है। अब यहाँ पर जरा एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं, 125% इंटू 133.33%, जरा आप लोग कैलकुलेट करिएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कितना होता है, ये आ रहा है तकरीबन 166.67%, है ना। अब प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो समझने के लिए मैं एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। हमें ये पता है कि भाई प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो जो है ना, वो होता है एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। अच्छा अब जरा गौर से सुनो, मैं एक केस जो है वो बनाता हूँ। लेट्स से एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, यानी कि मेरे हिसाब से जो चैप्टर 5 घंटे में होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो चैप्टर 5 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, वो उस चैप्टर को 20 घंटों में कंप्लीट कर पाता है। उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसकी रीडिंग स्किल्स नहीं है, उसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, उसको चीज़ें समझने में टाइम लगता है, उसको चीज़ें दोबारा दोबारा देखनी पड़ती हैं फिर मुकम्मल होती हैं। इसका मतलब उसका एफिशिएंसी रेशियो 100 होगा, 100 से ज़्यादा होगा या 100 से कम होगा। अगर किसी को काम करने में ज़्यादा टाइम लगे तो उसका एफिशिएंसी रेशियो जो है ना वो 100 से कम होगा। देखो पहली जो एग्जांपल थी उसमें मैंने ये बोला था कि भाई लेट से एक यूनिट 5 घंटे में बन जाना चाहिए, लेबर ने एक यूनिट 4 घंटे में बना लिया, तो बड़ा एफिशिएंट लेबर है ये तो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोगों, जिस तरह स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी कि भाई उसका पिछला इंटर मैट्रिक का या बेसिक बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हिले हुए थे, कभी इतनी मेहनत नहीं करी थी, तो एक चैप्टर जो मेरे हिसाब से एज अ टीचर आम हालात में एक बच्चे को 5 घंटे में कर लेना चाहिए, उसको वही चैप्टर या वही काम करने में 10 12 15 घंटे ही लग जाते हैं, यानी कि उसका एफिशिएंसी रेशियो बहुत कम है। मान लो कि एक बच्चा है, उसका एफिशिएंसी रेशियो जो है ना वो 50% है। 50% का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से अगर एक काम 5 घंटे में हो जाना चाहिए वो 10 घंटे ले लेता, मेरे हिसाब से एक काम जो है एक दिन में हो जाना चाहिए वो उसके लिए 2 दिन ले लेता, मेरे हिसाब से जो चैप्टर 12 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए वो स्टूडेंट उसको खत्म करने के लिए 24 घंटे लगाता है फिर खत्म होता है। बात समझ में आ रही है। तो वो एफिशिएंट नहीं है तो उसका एफिशिएंसी रेशियो कम आएगा, एज्यूम कर लो 50%। ये बात समझ में आई। लेकिन लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो स्टूडेंट दिन के 6 घंटे पढ़े, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो स्टूडेंट दिन में 6 घंटे मेहनत करे, 6 घंटे पढ़ाई करे। उसको पता है वो वीक है पढ़ने में, इसीलिए वो 18 18 घंटे, 20 20 घंटे एक दिन में मेहनत करता है, एक दिन में पढ़ाई करता है। एक दिन में 20 घंटे इनपुट करता है, एक दिन में 20 20 20 30 30 40 40 घंटे पढ़ लेता है, होते 24 घंटे वो 40 घंटे पढ़ लेता है। एक आंख से एक चैप्टर पढ़ता है, दूसरी आंख से दूसरा चैप्टर पढ़ता है, तो लिहाजा 20 घंटे पढ़ता है तो 40 घंटे का काम कर लेता है। यानी कि मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो जो है ना उसका 100 से ज्यादा है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो एक्चुअल आवर्स को बजटेड आवर्स से कंपेयर करता है कि भाई कितने घंटे लगाने चाहिए थे कंपनी की तवक्को के हिसाब से, और आपने कितने लगाए। लेट से कि इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो जो है ना वो 400% है। 400% होने का मतलब ये कि मैंने किसी को बोला बेटा 1 घंटे घर पे पढ़ाई कर लेना, वो 4 घंटे कर रहा है।
मैं किसी को बोल रहा हूँ बेटा 2 घंटे पढ़ाई कर लेना रोज, वो 8 घंटे कर रहा है। मैंने किसी को बोला बेटा बस दिन में 3 घंटे पढ़ लो, वो 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है। मैंने किसी को बोला बेटा महीने में 100 घंटे कॉस्टिंग पढ़ लो, वो 400 घंटे पढ़ रहा है। यानी कि उसको पहले ही मालूम है कि यार वो एफिशिएंट नहीं है, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसको चीजें जो है वो एक बारी में समझ नहीं आती, 3 3 बार 4 4 बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखता है, पीडीएफ गो थ्रू करता है, फिर समझ में आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और वो अपनी इन एफिशिएंसी को इस चीज से छुपा सकता है। अब जब इसका हम प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना, आप जरा करें क्या आएगा, कितना 200% आएगा। तो कंपनी क्या बोलेगी, वाह भाई एक्सेलेंट, जबरदस्त। ऑल्दो आप काम करने में अच्छे नहीं थे, हमारे हिसाब से जो काम 1 घंटे का था वो करने में आपको 2 घंटे लगते थे, जो काम 5 घंटे का था उसको करने में 10 घंटे लगते थे। लेकिन सलाम है आपको, हमारे हिसाब से आपको महीने में 25 घंटे कॉस्टिंग पढ़ना था, आपने 100 घंटे पढ़ाई करी और अपनी इस खामी को कवर कर लिया। बात समझ में आ रही है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो एक ओवरऑल रिजल्ट बता देता है। और अगेन अगर ये 100% से ज्यादा है, अगेन अगर ये 100% से ज्यादा है तो बड़ा अच्छा है। अगर ये प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो 100% से कम है तो बुरा है। और अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो इक्वल्स टू 100% है तो न्यूट्रल है ना। अब देखो यहाँ पर इसी तरह से उल्टी एग्जाम्पल भी हो सकती थी कि बंदा एफिशिएंट हो, पढ़ाई बहुत कम करता हो, लेकिन अगर आप एक जगह पर बुरे हो, एक जगह पर आप को पता है आपकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है, तो उस लूप होल को आप ज्यादा मेहनत से कवर कर सकते हो। अगर आपको पता है कि भाई आपको एक चीज समझने में 4 बार उस चीज को देखना पड़ता है, तो अगर 4 बार उस चीज को देखना पड़ता है, उस चीज को अगर 4 बार व्यू करना पड़ता है तो आप वो करो, तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो ज्यादा हो जाएगा। देखो जब आप मेहनत ज्यादा करोगे, जो सवाल आया आपका, जब आप मेहनत ज्यादा करोगे तो वो चीज इंप्रूव होगी ही ना। अगर एक चीज मुझे नहीं समझ आ रही, मैं 10 बार उसको देखूंगा, तो जाहिर है कि मैं इम्प्रूव कर जाऊंगा इवेंचुअली। ठीक है। सो आई होप कि इसमें अब कोई मसला नहीं होगा। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पर भेज दो ताकि हम स्क्रॉल डाउन करें। डन। चलिए अब मजीद डिस्कशन करते हैं लेबर से रेलेवेंट। श्योर। तो अब हमने लेबर के रेशियोज भी पढ़े, उनको पैसे किस तरह से दिए जाते हैं ये भी चीज़ पढ़ ली। अच्छा अब जो है ना, जब लेबर एफिशिएंट होता है, जब लेबर कंपनी का टाइम बचाता है, तो उसको रिवॉर्ड किया जाता है। और रिवॉर्ड करने के लिए मुख्तलिफ बोनस स्कीम्स यूज हो रही होती हैं। मुख्तलिफ बोनस स्कीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। बोनस स्कीम्स के जरिए लेबर को रिवॉर्ड दिया जाता है कि भाई आपने हमारी कंपनी का टाइम बचाया, वक्त बचाया। और उसके भी बहुत सारे दूसरे दूसरे अलग अलग तरीके होते हैं। कभी इंडिविजुअल बोनस स्कीम होती है, कभी ग्रुप ग्रुप बोनस स्कीम होती है, कभी प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम होती है, कभी शेयर इंसेंटिव स्कीम होती है, कभी जो है वो लेबर को हाई डे रेट दिया जाता है। ठीक है। मुख्तलिफ तरह की स्कीम्स होती हैं जिसको हमें डिस्कस करना होगा। उन स्कीम्स में क्या क्या आ सकता है, पहले मैं यहाँ पर एक उसकी लिस्ट बनाना चाहूँगा।
देखिए ऐसा हो सकता है कि मैं हाई डे रेट स्कीम रखूं। ये क्या होती है सर? ये देखेंगे। हाई डे रेट सिस्टम क्या होता है, ये देखेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं हाई डे रेट स्कीम ना रखूं, लेकिन कोई इंडिविजुअल बोनस स्कीम रख दूं। इंडिविजुअल बोनस स्कीम। इंडिविजुअल बोनस स्कीम जैसे कि इसके नाम से नजर आ रहा है, किसी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर कर दी जाएगी। कभी कभार प्रोडक्शन मुख्तलिफ लोगों के एक साथ अच्छा काम करने पर डिपेंड करती है, जिसमें मैं ग्रुप बोनस स्कीम अनाउंस कर सकता हूं। और इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम हो सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। और इसके अलावा शेयर इंसेंटिव स्कीम हो सकती है। शेयर इंसेंटिव स्कीम हो सकती है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कंपनी ऑफर कर सकती है। ठीक है, अपनी भी कोई स्कीम बना सकती है। ये कुछ जनरल टर्म्स है। अब लेट से हाई डे रेट स्कीम क्या है, या हाई डे रेट सिस्टम क्या है? भाई देखो, लेट से हाई डे रेट सिस्टम में होता क्या है कि जो मार्केट में नॉर्मल रेट चल रहा होता है ना, हम अपने वर्कर्स को उससे ज्यादा पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो हमारे पास से कहीं और ना चला जाए, और इससे वो खुश होता है और क्वालिटी चीजों की अच्छी रखता है। हाई डे रेट सिस्टम में क्या होता है भाई, लेट से और लेट से कोई फर्नीचर बनाने वाली दुकान है, और उस पर एक बंदा है, उसको मैं बोलता हूँ भाई एक टेबल बनाने के, हर टेबल बनाने के मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पीस रेट सिस्टम है यानी कि। अब फर्नीचर की बहुत बड़ी मार्केट है, और उस मार्केट में जो है ना, मुझे आम हालात में पता है कि कोई अगर इस तरह का टेबल बनाता है ना, तो वो मजदूरों को 5,000 रुपये पर यूनिट देता है। ये पीस रेट चल रहा है मार्केट में, ये पीस रेट चल रहा है आम हालात में। जो फर्नीचर की दुकानें हैं जो मजदूरों से फर्नीचर बनवाती है, कारपेंटर से फर्नीचर बनवाती है, उन्होंने मजदूरों को ये बोला हुआ होता है कि एक टेबल बनाओगे तो 5,000 रुपये हम देंगे। मैं भी उसी मार्केट में काम करता हूँ। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं अपने मजदूरों को बोलता हूँ भाई मैं तुम्हें पाँच नहीं, मैं तुम्हें 7,000 रुपये पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के दूंगा। दूंगा मैं भी पीस रेट, मार्केट में भी पीस रेट चल रहा है, मैं भी पीस रेट दूंगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें एक टेबल, तुम मेरे मेरे पास काम करो, तुम कहीं और क्यों जाते हो? मेरे पास काम करो। दूसरे लोग यही काम करने के, एक यूनिट बनाने के लिए 5,000 दे रहे हैं, मैं तुम्हें 7,000 दूंगा। अब इससे क्या होगा, एक तो वो बंदा तुम्हारे पास काम करेगा, कहीं और जाएगा नहीं। दूसरा, जब वो ये सोचेगा कि यार यहाँ पर 15,000 कमाने के लिए 3 घंटे काम करना है, और यहाँ पर 15,000 रुपये अगर कमाने तो सिर्फ 2 घंटे, सॉरी, दो यूनिट्स बनाने हैं, तो मुझे बताओ क्या लेबर खुश नहीं होगा? बिल्कुल खुश होगा। खुश होगा तो क्या उसके आउटपुट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी? बिल्कुल अच्छी होगी सर। वो देखभाल कर काम करेगा, वो बोलेगा ये नौकरी हाथ से ना जाए। मार्केट में लोग 5,000 एक टेबल बनाने का देते हैं, और ये वाला बंदा जो है इसके पास में काम कर रहा हूँ तो ये 7,000 देता है, तो मैं इसको तो छोड़कर ही नहीं जाऊंगा, और मैं इधर ही काम करूंगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी का काम कर कर दूं, ताकि ये खुश रहे। तो ये एक इंसेंटिव स्कीम है ना, क्या कहते हो? इसमें फायदा होगा या नहीं? मजदूर का भी फायदा है, जो बंदा काम पे रख रहा है उसका शायद मॉनेटरी एक खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल फायदा है। अच्छा, इंडिविजुअल बोनस स्कीम में क्या होता है, ये तब अप्लाई होता है जब जो आपकी प्रोडक्शन का यूनिट है वो किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक बंदे की मेहनत पर डिपेंड करता है, रादर देन मुख्तलिफ लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करे। मिसाल के तौर पे लेट से कोई ऐसी चीज़ है जो एक ही बंदा पूरी बना लेता है। मिसाल के तौर पे लेट से हम यूं कह लेते हैं कि कोई
फोटोकॉपी की दुकान है और वहां पर कोई बुक्स प्रिंट हो रही हैं, कोई बुक्स प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बुक की प्रिंटिंग का प्रोसेस कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, फोटोकॉपी मशीन में पेजेस डाले, इंक वगैरह डाली, कोई मसला ना आ जाए, कोई रुकावट ना आए, उसका देखभाल की उसकी, और बुक की प्रिंटिंग शुरू कर दी। अब यहाँ पर कह लो कि बुक की प्रिंटिंग में एक ही बंदा पूरी बुक को प्रिंट कर रहा है, उसी की जिम्मेदारी उस बुक को बाइंड करना है, कवर पेज लगाना है, प्रिंटिंग करना है, मशीन में से प्रिंट आउट सही निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, ये सारा काम, ये सारा मामला मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एक सिंगल बंदा मैनेज कर सकता है, एक सिंगल बंदा मैनेज कर रहा। तो अगर मैं इसके लिए कोई बोनस स्कीम अनाउंस कर रहा हूँ तो ये इंडिविजुअल बोनस स्कीम कहलाएगी। मिसाल के तौर पे लेट से मैंने इसको बोला था भाई 10 बुक्स बनानी है, और 10 बुक्स बनाने के लिए टाइम अलाउड, मैंने इसको बोला कि भाई 10 बुक्स बनानी है इससे, और मैंने इसको बोला कि तुम कितनी देर में बनाओगे, इसने बोला मैं 10 घंटे में बना दूंगा। सॉरी, टाइम अलाउड, कंपनी ने बोला 10 घंटे में बना देना। टाइम टेकन, इसने वही किताबें तेजी से फुर्ती में काम कर कर 6 घंटे में बना दी। तो क्या हुआ कि इसने मेरी कंपनी के 4 घंटे बचाए। इसने जब 4 घंटे मेरी कंपनी के बचाए ना, तो इसने मेरे बहुत सारे फायदे करे। जल्दी से चीजें बना दी, जल्दी ऑर्डर डिलीवर हो गया, मेरा क्लाइंट खुश हो गया, कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हुआ, जितनी देर ये ऑफिस में बैठा हुआ था बिजली पंखा उतनी देर कम खुला हुआ था। तो इसने जो उसको टाइम दिया था 10 घंटे, इससे वो काम 6 घंटे में कर दिया। तो इसने मेरा टाइम कितना सेव किया, इससे मेरे 4 घंटे सेव करे, और जो इससे 4 घंटे सेव करे उससे जो मुख्तलिफ मुझे फायदे हुए, तो मैं इसको किसी किस्म का कोई बोनस दूं, कोई कंपनसेशन दूं। हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पर आएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लें कि इंडिविजुअल बोनस स्कीम कब अप्लाई होगी। तब अप्लाई होगी जब आउटपुट एक सिंगल इंडिविजुअल पर डिपेंड करता हो। ग्रुप बोनस स्कीम कब अप्लाई होगी। ग्रुप बोनस स्कीम अप्लाई होती है मिसाल के तौर पर कार मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों सर, देखिए जब कार मैन्युफैक्चर होती है ना, तो एक बंदे के बस का काम नहीं होता, एक पूरा ग्रुप होता है 10 15 20 25 लोगों का, जो इसको मैनेज कर रहा होता है। एक बंदा जो है वो मैकेनिक होगा, एक जो है वो डेक लगा रहा होगा, एक टायर लगा रहा होगा, एक बॉडी लगा रहा होगा, एक जो है वो पेंट कर रहा होगा, एक जो है वो कोई और काम कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट एक इंडिविजुअल बंदे पर डिपेंड नहीं करेगा। मैं आप लोगों के 5 मिनट बाद क्वेश्चंस देता हूँ, बस इसको समझा दूँ, उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। एक बंदे पर डिपेंड नहीं करता, पूरे ग्रुप पर डिपेंड करता है। तो फिर मैं पूरे ग्रुप को एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने एक दिन में 5 से ज्यादा गाड़ियां बना ली, तो मैं आपको 1 लाख रुपए का बोनस दूंगा, या कोई भी इस तरह की बात हो। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में क्या होता है। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में लोगों को ये कह दिया जाता है कि भाई अगर आपने मेहनत करी, जान मारी, XYZ, और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 500 मिलियन का हो गया, 500 मिलियन का प्रॉफिट हो गया, तो हम आपको प्रॉफिट का 0.5% देंगे, ठीक है, या 0.01% देंगे। ये CEO CFO लेवल के पे प्रॉफिट्स मिला करते हैं, या उन लोगों को मिला करते हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि प्रॉफिट कैसे कमाना है उसमें कोई से हो, डिसीजन मेकिंग हो। लेकिन तरीका ये होता है कि भाई आपको प्रॉफिट अगर लेट से एक इस बाउंड्री को क्रॉस किया, 500 मिलियन से ज्यादा हुआ, तो हम आपको इतना फीसद प्रॉफिट का आपको एज अ बोनस दे देंगे। शेयर इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है कि कंपनी के वर्कर्स को बोला जाता है कि भाई आपकी कंपनी के हम जो है ना वो 10 शेयर्स, 15 शेयर्स, 100 शेयर्स, 1000 शेयर्स दे देंगे अगर कंपनी की ये आपने टारगेट्स मीट करे, या इतनी परफॉर्मेंस पर आप कंपनी को ले आए। अगेन मैंने कहा कि मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स तो बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि इन सारी चीज़ों का मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि आखिर ये स्कीम्स जो है ना वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं या क्या होती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते